तो ये कहानी है एक ऐसे अनडिफीटेड इमॉर्टल एम्परर की, जो कि पहले मॉडल हुआ करता था, लेकिन किसी रीजंस के चलते वो इमॉर्टल रियलम में टेलीपोर्ट हो गया, जहाँ पे 3000 साल की लगातार संघर्ष करने के बाद फाइनली वो इस रियलम का एक ऐसा इमॉर्टल एम्परर बन जाता है जिसके आगे बड़े बड़े कल्टिवेटर्स भी घुटने टेकते हैं। साथ ही उसके पास उसकी अपनी एक बहुत ही पावरफुल आर्मी भी हुआ करती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे मेन कैरेक्टर युन किंग यान की, जिसके पास इमॉर्टल रियलम में सब कुछ था, लेकिन फिर ऐसा होता है कि उसे अपनी पुरानी फैमिली की याद आती है और वो उनकी तलाश में निकल पड़ता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि भले ही यहाँ इमॉर्टल रियलम में उसे आए हुए 3000 साल हो चुके हैं, लेकिन मॉडल वर्ल्ड में अभी भी बस 3 साल बीते हैं। बस फिर क्या, हमारा मेन कैरेक्टर निकल पड़ता है अपने मॉडल फैमिली से मिलने, और उसकी मॉडल फैमिली इस वक्त किस कंडीशन में होगी इसका उसे कोई भी आइडिया नहीं। बट होमी, इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब हमारा मेन कैरेक्टर मॉडल वर्ल्ड में लैंड करता है ना, तो इसकी सारी पावर, सारी कल्टीवेशन ड्रॉप हो जाती है और ये एक मॉडल बन के रह जाता है। इमॉर्टल रियलम का तो ये एम्परर था, जहाँ पे इसके एक इशारे से सब कुछ हो जाया करता था, लेकिन ये मॉडल वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करेगा और कैसे अपने फैमिली को ढूंढेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज की इस कमाल की सीरीज का आगाज करते हैं। सो होमी, इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर युन किंग यान को इमॉर्टल रियलम में मौजूद एक बहुत बड़े पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ पाते हैं, और जहाँ पे उसके हाथ में उसकी बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल स्वॉर्ड मौजूद थी। और वो हमें बताने लगता है कि मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि जो भी लोग इमॉर्टल रियलम में टेलीपोर्ट होके आए हैं, वो लोग कभी भी अपने होम टाउन यानी कि मॉर्टल वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाए हैं। लेकिन अब जो कि मुझे इसका तरीका पता चल चुका है, तो मैंने अपनी सारी पावर्स को एक जगह पे गैदर भी कर लिया है और अब वक्त आ गया है कि घर वापस जाया जाए। इसी के साथ वो बिजली की स्पीड से अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए आसमान में उसे सीधा ले जाके टकराता है, और बेसिकली वो यहाँ पे वॉइड को एक खास मेथड के जरिए से स्प्लिट करने में लगा था। साथ ही वो अपनी पावर्स को भी अपने स्वॉर्ड के जरिए से उसमें ट्रांसफर करता है। हम देखते हैं कि इसकी स्वॉर्ड बड़ी हो जाती है, और यहाँ पे किंग यान फील कर पा रहा था कि वो वॉइड को टच कर पा रहा है। इसी के साथ वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है। यहाँ पे उसकी जो स्वॉर्ड थी वो आर पार हो भी जाती है, और अब वो अपने मन में कहता है कि मदर फादर मेरा इंतजार करिएगा, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही टेलीपोर्ट होने वाला था कि तभी पीछे से एक जायंट सा मॉन्स्टर आके उस पर अटैक कर देता है, और ये मॉन्स्टर बेसिकली उसे यहाँ से जाने से रोक रहा था और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर 2 लोगों को देखते हैं जो कि पानी के ऊपर फाइट कर रहे थे, जिनमें से एक मास्क्ड मैन होता है जिसने कि गोल्डन कलर का मास्क पहना था, और दूसरा एक ओल्ड मैन। यहाँ पर ये दोनों ही अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, पर तभी यहाँ पर काले कपड़े पहने हुए एक और बंदा आ जाता है जो कि दिखने में एक असैसिन लग रहा था, और ये दोनों ही इस ओल्ड मैन के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक जोरदार किक इस ओल्ड मैन को पड़ती है और ये दूर जाके गिरता है, पर तभी इसकी नजरें भी कमजोर होने लगती है और वो कहता है कि ये मेरी गलती है कि आज तुम लोग यहाँ इस हद तक पहुँच चुके हो। और फिर हमें पता चलता है कि इस ओल्ड मैन का नाम युन लैन है, जो कि टियान्यू सिटी में मौजूद क्लाउड फैमिली क्लैन का एक्टिंग लीडर है। और तभी यहाँ पर ये जो गोल्डन मास्क्ड मैन था और ये जो असैसिन जैसा दिख रहा था, ये दोनों कहने लगते हैं कि बकवास बंद करो, तुम्हारा जो बेटा है वो 1 नंबर का यूजलेस है और तुम्हारे पास कोई सक्सेसर भी नहीं, तो तुम्हें अपने पद से रिजाइन कर देना चाहिए। और वैसे भी रूल यही है कि क्लैन का जो एल्डर है उसका जो एल्डेस्ट सन है उसे ही आगे की पोजीशन दी जाए, यानी कि युन किंग यान को, जो कि अब मर चुका है। तो आखिर तुम होते कौन हो उसके टाइटल को अभी तक बचाने वाले। यहाँ पे हम देखते हैं कि युन लैन कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमारा सामना इस वक्त बहुत ही खतरनाक दुश्मन से है और ये यान किंग बहुत ही ज्यादा रूटलेस है, और उसके होते हुए आखिर तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि यहाँ पर मैं किसी और को ये टाइटल दे दूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर इस ओल्ड मैन यानी कि युन लैन पर अटैक कर देते हैं, पर तभी आसमान से तेज रोशनी गिरती है और यहाँ पर हम देखते हैं युन किंग यान की स्वॉर्ड जमीन पे आ गिरती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी युन किंग यान कहने लगता है कि आखिर तुम लोग मेरे अंकल को परेशान क्यों कर रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युन किंग यान है उसे देखकर ये लोग भी शॉक्ड थे और वो कहने लगते हैं कि तुम तो मर चुके हो ना, तो आखिर वापस कैसे आ सकते हो। पर तभी युन किंग यान अपने अंकल के सामने आता है, उसे रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हुए कहता है कि अंकल मैंने आपको बहुत मिस किया। उसका अंकल भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। कि तभी ये दोनों मिलकर अब इन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही इन्हें वो देखता है तो युन किंग यान जैसे ही अपना मुक्का टाइट करता है, यहाँ पे इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जिस वजह से ये लोग मुंह के बल ही जमीन पे गिरने लगते हैं, और तभी इनकी बॉडी चल के राख हो जाती है। यहाँ पर युन किंग यान भी समझ चुका है कि ये लोग अपने ही मास्टर के दिए गए स्पेल की वजह से मर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका जो मास्टर है वो नहीं चाहता कि वो अपने पीछे कोई भी सबूत छोड़े, और हम देखते हैं कि इनकी बॉडी ऐसे ही राख बन जाती है। यहाँ पे युन किंग यान कहने लगता है कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है और शुक्र है कि ये लोग अपने मास्टर के दिए गए स्पेल से मारे गए, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाती। इसी दौरान सीन शिफ्ट होके हमें
युन क्लैन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी को यही खबर मिलती है कि असल में जो युन किंग यान है वो 3 साल की प्रैक्टिस करने के लिए माउंटेन में चला गया था और वहीं से ये वापस आया है। जिसके बाद उसका अंकल बताने लगता है कि उसकी मदर और बाकी सभी लोग मिसिंग है, साथ ही उसकी सिस्टर भी मिसिंग है। जो सुनकर ये हैरान था और उसका मास्टर उसे एक टोकन देते हुए कहता है कि हाँ, ये सब कुछ बहुत ही सडन हुआ, लेकिन मेरे पास बस यही टोकन बचा है जिसके जरिए से तुम बाकी चीजें पता लगा सकते हो। अब यहाँ पर वो चेक करता है तो इस टोकन पर त्यान हो युन त्यान का मार्क बना हुआ था, जो कि त्यानजियान सेक्ट से बिलोंग करता है। और त्यानशिन कॉन्टिनेंट में त्यानजियान सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट है और अपना त्यानयुआन भी इसी कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, जहाँ पर हमारी त्यानयू सिटी लोकेटेड है। यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद ये थोड़ा कंफ्यूज तो था, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं मेरी फैमिली को ढूंढ के ही निकालूंगा। कि तभी युन फैमिली का यहाँ पे 4th एल्डर भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या बात है युन किंग यान, तुम वापस आ चुके हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। साथ ही हम देखते हैं कि इसके साथ बाकी के 4 एल्डर्स भी मौजूद थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग इस ओल्ड मैन के बेटे यानी कि 4th एल्डर के बेटे को यहाँ पर क्लैन लीडर बनाने में लगे थे, जिसमें कि 4 एल्डर्स जो थे ये भी साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन कैरेक्टर युन किंग यान कहने लगता है कि अब जबकि मैं वापस आ चुका हूँ तो आखिर ये पोजीशन उसे कैसे दी जा सकती है, जिसमें सभी लोग कहते हैं कि तुम 3 साल से मिसिंग थे। और रही बात हमारे 4th एल्डर के बेटे की, तो वो वाकई में बहुत ही ज्यादा केपेबल है। जिस पे युन किंग यान कहता है कि ठीक है, अगर मैं पावरफुल नहीं हूँ तो फिर मेरे जो अंकल का बेटा है किंग शुआन वो भी तो केपेबल है। जिसके बाद वो अपने अंकल से पूछता है कि आखिर ब्रदर किंग शुआन कहाँ पे है, जिस पर सभी लोग बताते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता, उसने एक ऐसी हरकत की है जिस वजह से हमारा एंसेस्टर हॉल जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स होने से बचा है। ये तो हमारी काइंडनेस है कि हमने उसे युन फैमिली से एक्सपेल नहीं किया है। जिस पर युन किंग यान कहता है कि ठीक है फिर, और अगर मुझे पता चला कि यहाँ पे 4th एल्डर के बेटे की टीम ने कोई गड़बड़ी की है तो मैं उन्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा, और इसके लिए मुझे किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है, ये तो हमारी फैमिली का ही रूल है ना। ये कहते साथ ही वो अपने पावर के ऑरा को रिलीज करता है, जो देखकर एक एल्डर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि 3 साल की कल्टीवेशन की वजह से इसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जो सुनकर अपना मेन कैरेक्टर किंग यान छाती चौड़ी करके कहता है कि हाँ, मैं 3 स्टार रियलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है और ये लोग हंसते हुए कहते हैं कि क्या ये कोई भद्दा मजाक है। कि तभी हम देखते हैं कि 4th एल्डर बताता है कि मेरा बेटा बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाला है, और मेरा बेटा युन किंग यान और तुम्हारे बीच में 1 महीने बाद एक ऐसी बैटल होगी जिसका जो विनर होगा वही युन क्लैन का लीडर होगा। जिस पे किंग यान कहने लगता है कि यार 1 महीना तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि 7 दिन में तो तुम अपने ब्लाडले बेटे के फ्यूनरल की तैयारी तो कर ही लोगे। जो सुनकर 4th एल्डर को गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है 7 दिन, हाँ देखता हूँ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट 7 दिन बाद आखिर कहाँ ठहरता है। ये कहते साथ ही ये लोग चले जाते हैं और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे किंग यान कहने लगता है कि यहाँ की सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर किंग यान डिसाइड करता है कि वो नहीं बताएगा अपने अंकल को कि आखिर वो उस इमॉर्टल रियलम में कैसे पहुंचा, क्योंकि भला उसकी बात पे कौन ही यकीन करेगा कि 3 साल पहले जिस माउंटेन पे वो प्रैक्टिस के लिए गया था वहाँ पर कुछ लुटेरों ने उस पे हमला कर दिया। और तभी यहाँ पर इतनी कड़ाकेदार बिजली गिरती है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब इमॉर्टल रियलम और मॉर्टल रियलम के बीच का जो पर्दा है ये पूरी तरीके से उठ जाता है। और बस उसी पल से ही मैं इमॉर्टल रियलम में पहुंच गया, जिसके बारे में मैंने कहानियों में सुना है। और इमॉर्टल्स जो होते हैं वो मॉर्टल से कई हजार गुना ज्यादा टेरिफाइंग है। इन लोगों का मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना, और फिर रेयर पिल्स और ट्रेजर्स के बदले ये लोग तो एक दूसरे का भी खून कर सकते हैं। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने 3000 साल की संघर्ष करके उस रियलम में अपना दबदबा बनाया, जिसके बाद मैं एक ऐसा इमॉर्टल एम्परर बना जिससे कि लोग उसकी कमाल की स्ट्रेंथ की वजह से जानते हैं। और फिर मुझे क्लाउड एम्परर भी कहा जाने लगा। मेरी जिंदगी तो वहाँ अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करता था। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मॉर्टल वर्ल्ड में आकर उन्हें ढूंढा जाए। पर जब मैंने सब कुछ मैनेज करके फाइनली उस रास्ते को ओपन कर लिया तो मेरे ऊपर उस बीस्ट ने अटैक कर दिया, जिस वजह से मेरी स्वॉर्ड भी मेरे हाथ से छूट गई और वो वॉइड में कहीं और ही चली गई, और मुझे बिना अपनी स्वॉर्ड के उस पोर्टल के जरिए से आना पड़ा, जिस वजह से मेरी कल्टीवेशन भी ड्रॉप हो गई। और अब बस मेरे पास मेरी इकलौती तलवार बची है। यहाँ पर ये सारी बातें बताने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं बहुत कम वक्त में वापस से अपनी कल्टीवेशन को रिगेन कर सकता हूँ, और जिसके बाद मैं इन सभी से चुन चुन के बदला लूंगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रदर युन शुआन को दिखाया जाता है, जो कि किंग यान के अंकल का बेटा है। और यहाँ पर जब किंग यान उससे जाके मिलता है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी यहाँ पे किंग यान नोटिस करता है ब्रदर शुआन का लेफ्ट हैंड और उसकी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वो जैसे ही उसके फोरहेड को टच कर चेक करता है तो
कहने लगता है कि मुझे उस बंदे का नाम बताओ जिसने कि तुम्हारे साथ ये सब किया। जिस पे युन शुआन थोड़ा उदास हो जाता है और वापस से अपनी जगह पे बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए बदला लेने की जरूरत नहीं है, इससे बस तुम खुद को ही चोटिल करोगे। अब यहाँ पर ये सारी बात सुनकर जो किंग येन है वो भी उसके पास बैठ जाता है और फिर उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बचपन से ऐसे ही हो, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं फिर तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को रिकवर करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और जिसने तुम्हारे साथ ये किया है ना, मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। जिसे देखकर तियानयुन डायनेस्टी में जितने भी लोग हैं कोई भी युन फैमिली की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो किंग येन है वो कुछ पिल्स को रिफाइन करके उनके जरिए से अपने कल्टीवेशन को बूस्ट करने में लग जाता है और कहता है कि शुक्र है कि मेरी जो पिल रिफाइनिंग की जो नॉलेज और स्किल्स है ये बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुई, और जिसका मतलब ये है कि मैं इस शॉर्टकट के जरिए से भी अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता हूँ। हालांकि मेरे पास पैसे और आइटम्स नहीं है जितने की मुझे इस वक्त जरूरत है, वरना फिर मैं बताता कि आखिर कैसे मैंने इमॉर्टल रियलम में राज किया। इससे दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम कल्टीवेशन टेक्निक हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक एल्डर बैठा था और उसे भी ये भनक लग जाती है कि कोई पिल्स को रिफाइन कर रहा है। और तभी वो ये चीज भी नोटिस करता है कि हमारे क्लैन की कुछ हेवनली स्किल्स है जिन्हें कि सिर्फ कुछ ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। अचानक से उसे फील होता है कि कोई यहाँ पर उसकी परमिशन के बिना इस स्किल को परफॉर्म कर रहा है और वो जैसे ही जाके देखता है तो यहाँ पर किंग येन मौजूद था। इसी के साथ किंग येन के कॉन्शियसनेस में हम उसे देखते हैं जो कि इन सारे मेथड्स को देखकर कहता है कि ये तो 1000 साल पहले ही खराब हो चुके हैं, इनमें तो वो पहले वाली बात भी नहीं रही, ना ही ये कोई टॉप लेवल की स्किल्स है, लेकिन हाँ इनके जरिए से मैं उस लूजर को तो हरा ही सकता हूँ। और अगले ही सीन में वो सारी स्किल्स को यहाँ पे सीखने लगता है और उन्हें अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता है। साथ ही वो यहाँ पर मंकी ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव कर लेता है। पर तभी यहाँ पर एल्डर की सोल भी आ जाती है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के इन मार्शल आर्ट स्किल्स को सीखने की। पर तभी वो एक सिंगल पाम अटैक से ही उसे बाहर निकाल देता है और फिर वो यहाँ पे इनके सामने आकर कहने लगता है कि अरे वाह एल्डर, मैं तो आपसे काफी वक्त बाद मिल रहा हूँ और हाँ मैंने यहाँ पर कुछ स्किल्स को ट्राई किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम होगी। और फिर वो उसके फोरहेड को टच करता है और उसके कुछ मेमोरीज को यहाँ पे वाइप आउट कर देता है। इसी के साथ फाइनली वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर कंपटीशन होने वाला था और हम देखते हैं कि अपने सॉल्ट पे सवार होकर युन येन यहाँ पे नाचता गाता आ जाता है और जो कि दिखने में बहुत गंदा लग रहा था। यहाँ पर उसका फादर भी डिसअपॉइंट होता है और यहाँ पे युन येन आते साथ ही कहता है कि फादर क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं उस लूजर को हराऊं? ठीक है फिर बाद में मुझसे मत कहिएगा क्योंकि मैंने कल रात ही ब्रेक थ्रू किया है। अब बेचारे की मैं हड्डी वड्डी तोड़ दूंगी फिर क्या फायदा, वो आपके पास रोता हुआ आएगा। जिस पे उसका फादर कहता है कि ये कंपटीशन पब्लिकली नहीं होने वाली, जिस पर वो कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं आगे चलकर तियानियो सिटी का लॉर्ड बनना चाहता हूँ, तो मुझे अपने पावर्स को सभी के सामने तो दिखाना होगा ना। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसे सुनकर इसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है। पर तभी पीछे से किंग येन आता और कहने लगता है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे जैसे के साथ बड़ा हुआ हूँ। तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हें कितनी बुरी तरीके से मारता था कि डर के मारे तुम अपनी चड्डी गीली कर लेते थे, और अफसोस की बात है कि तुम्हारे जैसा इंसान क्लैन लीडर बनने का सोच रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसे देखकर युन येन को और उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है और तभी वो इस डुएल को स्टार्ट करने का ऑर्डर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि युन येन जो है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते साथ ही उस पर हमला कर देता है, जिससे किंग येन बहुत इजीली डॉज कर जाता है। और जितनी बार भी युन येन उस पर अटैक करता रहता है तो हम देखते हैं कि किंग येन उसके हर एक अटैक के लिए पहले से ही प्रिपेयर नजर आता है। अब यहाँ पे ये नजारा देखकर बाकी के जो डिसाइपल्स थे वो भी कहने लगते हैं कि ब्रदर किंग येन की जो कल्टीवेशन है, सुनने में तो यही आया था कि उनकी कल्टीवेशन ड्रॉप हो गई है, तो आखिर वो इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे पा रहे हैं। और जरा ये लाइटनिंग मूवमेंट को देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किंग येन है वो अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए काफी तेजी से मूव कर रहा था और फिर वो एक के बाद एक लाइटनिंग स्पीड के साथ उस पर अटैक करता है, जिससे बचने में युन येन को बहुत ही दिक्कत आ रही थी। और फिर वो उसके करीब जाकर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग येन उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और फिर वो उसे मरोड़ते हुए यहाँ पर युन येन से कहता है कि अब बताओ आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं? वैसे मुझे पता है ये तुम में कोई बात नहीं, जो कुछ भी है इस स्वॉर्ड का कमाल है। यहाँ पर युन येन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और अपने ही फैमिली मेंबर को मारना ये रूल्स के खिलाफ है। कि तभी किंग येन उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और अपने पावर्स को रिलीज करता है, जिससे यहाँ पर युन येन हवा में बहुत दूर फेंका जाता है। पर तभी वो अपने पावर्स का यूज करके अपने स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 बहुत बड़े बड़े वाटर स्नेक्स उसके सामने खड़े थे। इसी दौरान किंग येन भी यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और जो कि आते साथ इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है कि यहाँ आसपास जितने भी डिसाइपल्स खड़े थे वो सभी लोग कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस होने लगते हैं। उन्हें ये पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग लगती है कि ये लोग कुछ कदम पीछे हटने लगते
लगते हैं, लेकिन युन यांग यहाँ पे कहने लगता है कि किंग येन तुम्हें कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आना चाहिए था, तुमने वापस आके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने इविल स्नेक डांस नाम की टेक्निक का यूज करता है और हम देखते हैं कि वो सारे 5 के 5 वाटर स्नेक्स जैसे जो फॉर्म्स थे वो सभी किंग येन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग येन भी अपने स्वॉर्ड को लेकर तेजी से यहाँ पे युन यांग की तरफ बढ़ता है और जैसे ही दोनों की स्वॉर्ड आपस में कोलाइड करती हैं तो युन यांग की जो स्वॉर्ड एनर्जी थी वो यहाँ पे कोलैप्स करने लगती है, जो देखकर वो कहता है कि मेरा वेपन तो इतना ज्यादा पावरफुल है, इवन की 5 एविल स्नेक की स्पिरिट भी कमजोर पड़ रही है, आखिर ये कैसा वेपन है। जिस पर किंग येन बताता है कि तुम्हारी ये जो वेपन है नो डाउट ये सबसे बेस्ट है, लेकिन तुम्हारे पास स्किल्स की बहुत कमी है और सही मायने में तुम तो इस लायक ही नहीं। और फिर वो घुमा के एक स्वॉर्ड अटैक सीधा उस पर करता है, जिससे यहाँ पे इसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है और युन यांग अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ बहुत दूर जा गिरता है और फिर वो खड़ा होता है, कहता है कि क्या तुम यहाँ मुझे मारना चाहते हो। यहाँ पे वो अपनी बात खत्म ही कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर जो किंग येन है वो अपनी फायर अटैक के साथ प्रिपेयर था और फिर जैसे ही वो इस पे लैंड करता है तो सभी की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह जाती हैं और अगले ही पल यहाँ पर युन यांग जल के राख हो जाता है और तभी उसका फादर यहाँ पे दौड़ते हुए आता है और यहाँ उसकी बॉडी को राख बनता हुआ देखकर वो गुस्से से लाल पीला होने लगता है। पर तभी यहाँ पर एक एल्डर था जो कहने लगता है कि तुमने तो बताया था कि तुम स्टार 3 रियलम के पीक पे हो, तो आखिर तुम इसे कैसे हरा सकते हो। जिस पर किंग येन बताने लगता है कि असल में 4 दिन पहले ही मैंने 4th स्टार रियलम में ब्रेक थ्रू किया है। अब ये देखकर जो युन यांग का फादर है वो कहने लगता है कि मेरा बेटा तो तुमसे 3 लेवल हायर था, तो आखिर तुम इसे कैसे हरा सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी एल्डर्स भी कहने लगते हैं कि हाँ तुमने कोई चीटिंग की होगी और मुझे पता चला है कि तुमने हेवनली स्किल्स को भी चुराया है, तो अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिस पे किंग येन कहने लगता है कि क्या आपको नहीं पता कि हमारे क्लैन का रूल है कि टैलेंट कल्टीवेशन से ज्यादा मायने रखती है। जाहिर सी बात है मेरा जो टैलेंट है वो आपके बेटे से कई गुना ज्यादा है और आपके बेटे का कल्टीवेशन भले ही 7 स्टार रियलम पे हो, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से वो मेरे सामने हार गया। यहाँ पर ये सुनकर जो युन यांग का फादर है उसे गुस्सा आता है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग येन कहने लगता है कि यहाँ का शो खत्म हो चुका है, तो अब तुम सामने आ सकते हो। और इसके ऐसा कहते साथ ही यहाँ पे एक बंदा अपने फ्लाइंग कैरिज पे बैठ के आता है, जिसे फील करते साथ ही किंग येन कहने लगता है कि लगता है ये वही बंदा है जिसने की ब्रदर किंग शुआन को हर्ट किया था। इसी दौरान यहाँ पर ये बंदा कहने लगता है कि मैं लिन फैमिली जो कि तियानयू सिटी में बहुत ही ज्यादा फेमस है उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे लोग इज्जत से लिन बे हुआ बुलाते हैं और मुझे दूसरे लोगों के सेक्ट में जाकर उनके साथ ड्रिंक्स करना बहुत पसंद है और आज से 3 दिन बाद हमारे बीच में एक बैटल होगा। ये कहते साथ ही वो उसकी तरफ एक टोकन को थ्रू करता है, जिसे लेकर किंग येन कहता है कि क्या तुम इसे अवेंज करने वाले हो। जिस पे यहाँ पे ये बंदा कहता है कि नहीं, मैं इतना बोरिंग नहीं हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच में बैटल होगा और मैं लिन फैमिली की तरफ से तुमसे बैटल करूंगा और अगर तुम जीतते हो तो लिन फैमिली का जो ब्लैक आयरन ओर है वो तुम्हारा हो जाएगा और अगर तुम हारते हो तो तुम युन फैमिली को छोड़ दोगे और अपना सरनेम युन से लिन कर लोगे। जो सुनकर किंग येन कहता है कि तुम क्या चाहते हो मैं अच्छे से समझता हूँ और फिर वो उस टोकन को टॉस करते हुए कहता है कि पर मेरी भी एक शर्त है और वो ये कि अगर तुम हार चाहते हो तो तुमने जो कहा तुम वो तो करोगे, लेकिन इसके साथ ही ब्रदर शुआन के सामने 100 बार अपने सर को झुकाकर घुटनों के बल बैठकर उनके सामने अपने किए का तुम इजहार करोगे और साथ ही उनसे माफी भी मांगोगे। ये कहते साथ ही वो उस टोकन को क्रश कर देता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन बे हुआ कहने लगता है कि भला मैं तुम्हारी ये कंडीशन क्यों मानूं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात को खत्म करता तभी उसे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल माइंड प्रेशर फील होता है और फिर हम देखते हैं कि जो किंग येन है वो यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर ये डर के मारे कांप उठता है और मन में कहता है कि अब ये पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, कुछ तो चेंजेस आ चुकी है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो किंग येन है वो बात ले रहा था और वो बताने लगता है कि मैंने गोल्डन फ्लावर और सिल्वर थ्रेड इन सभी को क्रश करके इनके जरिए से एक बहुत ही पावरफुल टॉक्सिक को बनाया था, लेकिन फिर इसे रिफाइन करके इसे 7 ट्रेजर एक्सट्रैक्ट में चेंज कर लिया और जब इसे गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये किसी हीलिंग वाटर की तरह बन जाता है, साथ ही ये रिफाइनिंग वाटर भी बन जाता है और जो कि बॉडी में मौजूद इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसी पानी में बात ले रहा था और ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा था कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हवा का झोंका चलता है और पीछे से एक फीमेल वॉइस आती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद है पास्ट में जब तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करके थक कर आ जाते थे तो मैं शावर में तुम्हारी हेल्प किया करती थी, तुम्हारे बैग को मैं टॉवल से रब करती थी और तुम्हें ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आया करता था, है ना। यहाँ पर किंग येन उसकी बात को सुनकर कहता है कि तुम अभी भी पहले जैसी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि अंदर आने से पहले एक बार नॉक करना चाहिए, आखिर तुम कब सुधरोगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की का वैसा रियल नाम तो शाओयान है, लेकिन मुझे ये वाइब नहीं दे
मेरी, इसीलिए हम इसे श्याओ शी बुलाएंगे। और उसकी बात सुनकर श्याओ शी कहती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? जिस पर किंग यान कहने लगता है कि अच्छा, और वो कौन था जिसने 3 साल पहले कहा था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए, या कि तुम मुझे छोड़कर किसी अमीर फैमिली को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर यह सुनकर श्याओ शी खड़ी हो जाती है और कहती है कि किंग यान, तुम भी जानते हो कि वो मेरा फैसला नहीं था, वो सब कुछ मेरी फैमिली ने अरेंज किया था, जिसका कि मैं इनकार नहीं कर सकती, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती थी। जिस पे किंग यान कहने लगता है कि हाँ, मैंने उस दिन देखा था क्यू यांग फैमिली, जो कि इंपीरियल सिटी के टॉप फैमिलीज में एक है, जिनके साथ तुम्हारे अरेंजमेंट्स किए गए थे, तुम कैसे उस दिन खुशी खुशी उनके साथ जा रही थी, मैंने देखा था तुम्हारे चेहरे पे वो हंसी। और हो भी क्यों ना, तुम तो यही चाहती थी ना कि एक अमीर फैमिली में तुम जाओ, तो अब जब तुमने अपने रास्ते मुझसे अलग कर लिए हैं तो आखिर यहाँ पे क्यों आई हो? जिस पे श्याओ शी उससे कहने लगती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, भले ही मैं उस फैमिली के साथ एंगेज हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे दिल में अभी भी तुम हो और मैं तब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ, झूठी। यहाँ पे इसकी बकवास सुनकर किंग यान कहने लगता है कि मैंने कहा ना, हमारे रास्ते बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं, तो अब जब तुमने अपनी नई जिंदगी चुनी है तो वहीं पे वापस लौट जाओ। लेकिन श्याओ शी फिर भी कोशिश करती है, लेकिन किंग यान यहाँ पे कहता है कि चुपचाप चली जाओ, वरना मैं ऐसे ऐसी चीजें यहाँ पे कहूंगा शायद जिसे सुनकर तुम्हें अच्छा ना लगे। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। जिस पर वो स्माइल करते हुए कहता है कि फिलहाल अगर तुम यहाँ से नहीं निकली ना तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि श्याओ शी यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद यहाँ पर किंग यान को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि बाहर मौजूद कुछ लोग कर रहे थे, और बेसिकली वो लोग यहाँ पे इसे मारने के लिए ही आए थे। और जिन्हें सुनकर किंग यान कहता है कि आखिर ये लोग मुझे शांति से बैठने क्यों नहीं देते। पर तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी रात कल्टीवेट करने के बाद किंग यान कहने लगता है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर रात वो कौन से चूहे हैं जो कि मुझे परेशान करने के लिए आए थे। और जैसे ही वो अपने मेंशन से बाहर आता है तो उसे यहाँ पर बहुत से अनकॉन्शियस डिसाइपल्स का ढेर नजर आता है, जिसके ऊपर एक बंदा बैठा था। और असल में इस बंदे का नाम कियान मैंग है, जो कि युन फैमिली का नंबर 1 असासिन है। और फिर ये बंदा जैसे ही किंग यान के पास जाता है तो उसे देखकर किंग यान कहता है कि अंकल मैंग, आपसे काफी दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे रे रे बेचारे ये लोग, लगता है कि कल रात आप लोगों ने इनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की होगी। जिस पर कियान मैंग बताने लगता है कि यंग मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये चारों लोग कल आपको मारने के लिए आए थे, लेकिन मैंने इनको बहुत ही अच्छे से मजा चखाया। और फिर हमें लास्ट में पता चलता है कि जब यहाँ से श्याओ शी गई थी तो ये सारे लोग यहाँ पर पॉइजन नीडल के जरिए से किंग यान को मारना चाहते थे, लेकिन बेचारे अंकल मैंग के सामने इनकी कहाँ चलने वाली थी। पर जब उनके सामने ये आते हैं तो ये लोग हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो एल्डर्स ने किसी मिशन पे भेजा था, तो आखिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। अब जैसे ही एक सोल्जर ये बात कहता है तो दूसरा बंदा आकर उसका मुंह दबा के उसे जमीन पे पटक देता है, कहता है कि नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। कि तभी अंकल मैंग कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझ पर ऐसी चीप ट्रिक्स काम करेंगी। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो सभी लोग इसे घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर अगर तुम्हें पता भी चल गया कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं तो भी तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। और यहाँ पे इन सभी को देखकर अंकल मैंग कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से डर जाऊंगा? हाँ, तुम जैसे पिद्दी जिन्हें मैंने अपनी नजरों के सामने बढ़ता हुआ देखा है, मैं उनसे डरूंगा? हाँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के जमीन पे गाड़ देता, कहता है कि तुम लोगों को हराने के लिए मुझे अपनी तलवार या अपने हाथों को भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखकर तो वो सभी लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई अंकल मैंग के पास अब अगर उनकी स्वॉर्ड ही नहीं है तो हम तो इन्हें भाई धर लेंगे। और ये लोग बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे उस पे टूट पड़ते हैं और हर एक डायरेक्शन से ये लोग अपनी स्वॉर्ड से उस पे अटैक करते हैं। लेकिन अंकल मैंग काफी ज्यादा फुर्तीला और चालाक था, वो बिना अपने हाथों का यूज किए उनके हर एक अटैक से डॉज करता है और यहाँ इनके अटैक्स इन्हें ही लग जाते हैं और ये लोग अपने हाथों से ही एक दूसरे की जान ले लेते हैं। पर एंड में जब अंकल मैंग चारों तरफ से घिर जाते हैं तो ये देखकर इन लोगों को लगता है कि शायद इनके पास कोई मौका है और ये लोग उस पे टूट पड़ते हैं। पर तभी जैसे ही वो हटता है तो पीछे से एक डिसाइपल जो कि दौड़ते हुए यहाँ पे आ रहा था, अचानक से उसका पैर लड़खड़ाता है और वो बाकी के तीनों के ऊपर जा गिरता है, जिस वजह से इनके स्वॉर्ड अटैक इन्हें ही लग जाते हैं। और ऐसे ही अंकल मैंग ने बिना अपनी तलवार का यूज किए या अपने हाथों का यूज किए इन सभी को ढेर कर दिया था। और ये सारी बातें सुनकर किंग यान कहने लगता है कि हाँ, जैसा कि मुझे लगा ही था, जब ग्रेट एल्डर ऐसे डिसाइपल्स को ट्रेन करेंगे तो ये ऐसे ही बेवकूफी करेंगे। पर मुझे अच्छा लगा कि आपने किसी पर भी अटैक नहीं किया, वरना यहाँ पर आपकी जान को खतरा हो जाता। जो सुनकर यहाँ पे अंकल मैंग भी हैरान था, जिस पे वो कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो किंग यान है वो यहाँ पे अंकल मैंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया कि आप मेरे लिए इतने हाई क्वालिटी मटेरियल्स ले आए और अब बस हमें कुछ ही देर वेट करना है, जिसके बाद वो पिल रिफाइन हो जाएगी और फिर हमें वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे उसकी ये स्किल्स को देखकर अंकल मैंग शॉक्ड था। वो कहने लगता है कि यंग मास्टर, भला आपने एल्केमी कब सीखी? क्योंकि यहाँ पर तियानिया सिटी में 100 से भी कम कल्टीवेट
कल्टिवेटर्स हैं जिन्हें की ठीक ठाक एल्केमी आती है, जिस पर किंग यान कहता है इस पर हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मुझ पे यकीन करते हैं या नहीं। जिस पर वो कहता है कि आखिर आप ये क्या बोल रहे हैं यंग मास्टर, जब मैं बहुत छोटा था और मैं वहाँ जंगलों में भटक रहा था और मेरी जान एक भेड़िया लेने वाला था, तो आपके फादर ने मेरी जान बचाई और तब से लेकर मैं उनका एहसानमंद हूँ और मैं युन फैमिली को तब से ही प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ पे उसकी ये बात सुनकर किंग यान कहता है कि अगर कायदे से देखा जाए तो 10 साल पहले आपने मेरे पेरेंट्स की एक जानलेवा हमले के दौरान उनकी जान बचाई थी, तो उस हिसाब से आपने इनका एहसान चुका दिया है और आप अब पूरी तरह से आजाद है। यहाँ पर ये बातें सुनकर जो अंकल मैंग है वो कहने लगता है कि मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर यकीन है। जिस पर किंग यान कहने लगता है कि प्लीज मुझे सच सच बताइए कि क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये सुनकर अंकल मैंग सीरियस हो जाता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर, जब आप 3 साल पहले डिसअपियर हुए थे तो मैं तब भी आप पर उतना ही यकीन रखता था जितना कि आज। मुझे पता था कि आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और एक दिन आप बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को अचीव करोगे, और आप जब से वापस आए हो आपके अंदर से मुझे एक अलग ही ऑरा फील होती है और ऐसा लगता है कि तभी वो रुक जाता है। जो देखकर यहाँ पर किंग यान कहता है कि क्या हुआ, आप रुक क्यों गए। जिस पर वो बताने लगता है कि अब तो मुझे आपसे ऐसी वाइब आती है और ऐसी पावरफुल ऑरा फील होती है कि जैसे मानो कि मेरे सामने कोई इमॉर्टल रियलम का बंदा खड़ा है और आप बहुत ही ताकतवर कल्टिवेटर हो। अब यहाँ पर अपने बारे में सच्चाई को सुनते देखकर वो खांसने लगता है और कहता है कि क्या बात है अंकल, आप भी फेरी टेल्स में इतना ज्यादा विश्वास रखते हैं। जिस पर अंकल मैंग कहता है कि मैंने तो वही कहा जो मैंने फील किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किंग यान है वो कहने लगता है कि फिलहाल के लिए मैं उस पिल को रिफाइन कर रहा हूँ जिसके जरिए से आपके जो मेरिडियंस है, जो कि अभी थोड़े बहुत ब्लॉक्स हैं, जिन्हें अगर मैं हटा दूं तो आपके लिए ब्रेक थ्रू करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। जो सुनकर अंकल मैंग भी हैरान था और कहने लगता है कि आखिर तुमने कैसे गेस कर लिया कि मेरे जो मेरिडियंस है वो कुछ ब्लॉक्स हैं। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ वो मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने बीते सालों में बहुत ही ज्यादा बैटल की है, बहुत से लोगों को मारा है, इसी वजह से जो इविल कर्मा है वो आपकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से सील कर रही है। और क्योंकि उस इविल कर्मा ने आपके उस सी ऑफ कॉन्शियसनेस को सील कर दिया है, इसी वजह से जो आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ठीक से सर्कुलेट नहीं कर पा रही, और जब तक इंटरनली आपकी हेल्प ना की जाए और उन ब्लॉकेज को ना ठीक किया जाए तब तक आप ब्रेक थ्रू भी नहीं कर सकते। और ये जो इविल कर्मा एनर्जी है ये अपने पीक तक पहुंच चुकी है, और अगर कल आपने उन लोगों पे अटैक किया होता या उन्हें मारा होता तो ये इविल कर्मा 100% तक ट्रिगर हो जाती, जिस वजह से आपके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करती, यहाँ तक कि ये आपके मेरिडियंस को पूरी तरीके से ब्लॉक भी कर देती और शायद आपकी इसमें जान भी चली जाती। जो सुनकर अंकल मैंग भी थोड़े हैरान थे और कहने लगते हैं कि तो क्या मुझे किसी दाओस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो मेरे ऊपर एक्सॉर्सिज्म करे। जिसपे किंग यान कहता है कि जरा सब्र रखिए, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। और फिर थोड़ी ही देर में ये पिल बन के रेडी हो जाता है और उन्हें देते हुए कहता है कि चाहे जो हो जाए आपको इससे भागना नहीं है, क्योंकि अगर आज आप इससे भागोगे दर्द के मारे तो आपको वापस से यही प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसी के साथ वो यहाँ पर उन सारे पिल्स को एक एक करके अंकल मैंग की बॉडी में इंसर्ट करना शुरू कर देता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए आपको ये पेन बर्दाश्त करना ही होगा। और हम देखते हैं कि अंकल मैंग को बहुत ही ज्यादा पेन होता है, पर यहाँ पर किंग यान उन्हें गाइड करता रहता है और कहता है कि आपकी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उन सभी को सी ऑफ कॉन्शियसनेस से एक जगह पे गैदर करो, और फिर वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को आपके बॉडी के अंदर जो 7 मेजर मेरिडियन पॉइंट्स हैं वहाँ पे इन्हें सेंड करो, जिसके साथ ही वो इस पेन को पूरी तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं और उनके अंदर मौजूद जितने भी ब्लॉकेज थी वो भी खुल जाती है, और जिससे अंकल मैंग को बहुत ही ज्यादा राहत फील होता है। इसी के साथ यहाँ पर जाते हुए किंग यान उससे कहने लगता है कि ये कुछ रेसिपीज हैं जिनके मटेरियल्स मुझे चाहिए और जिनके जरिए से मैं आपके लिए एक और चीज बना दूंगा, और जैसे ही आप इसे लोगे तो आपकी कल्टीवेशन रैंक भी बूस्ट हो जाएगी। इसी दौरान यहाँ पे वो कहने लगता है कि साथ ही मैंने इस पे कुछ और चीजें भी लिखी हैं जो कि मुझे हर हाल में चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि किंग यान एक जगह पे जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात युन या से होती है, जो कि 4th एल्डर की बेटी है, और उसने यहाँ पर किंग यान के लिए एक वेलकम पार्टी रखी थी कि तभी यहाँ पर क्लैन एल्डर चिल्लाते हुए आता है और कहने लगता है कि युन या आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर एक बैंक्वेट रखा, जिसपे वो कहती है कि ये हमारी फैमिली का ही रेस्टोरेंट है तो मैं जो मर्जी चाहे कर सकती हूँ। जिस पर किंग यान उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लगता है कि इन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। कि तभी इसके जाते ही ये सारे एल्डर्स कहते हैं कि किंग यान तुमने हमारे ही क्लैन मेंबर्स पे अटैक किया और उनकी जान ली, और ये करना सबसे बड़ा जुर्म है, तो इसके लिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो सभी लोग इस पे टूट पड़ते हैं, पर तभी किंग यान इनके हर एक अटैक से डॉज करना शुरू कर देता है और इनके बीच बहुत ही कमाल की फाइट होती है, जहाँ पर ये जो एल्डर्स होते हैं ये अपने सबसे पावरफुल टेक्निक का इसके अगेंस्ट यूज करते हैं। पर किंग यान की ये जो लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है, वो सेकंड्स में इनके हर एक
अटैक से डॉज करते हुए इन पे काउंटर अटैक करने के लिए ओपनिंग को क्रिएट कर रहा था और फिर माउंटेन फिस्ट नाम की टेक्निक का यूज करता है जिससे उसके एक मुक्के से ही एक एल्डर दूर जा गिरता है, जो देखकर फोर्थ एल्डर भी शॉक्ड था और वो हैरानी के साथ कहता है कि इतने कम वक्त में आखिर इसने इस स्किल को मास्टर कैसे किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे एल्डर्स भी जैसे जैसे अपने 10,000 फिस्ट टेक्निक का यूज करते हैं तो अपने लाइटनिंग स्पीड की वजह से किंग ईएन उसके हर एक फिस्ट का अपने फिस्ट से जवाब दे पा रहा था और जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग ईएन एक एक करके बाकी के एल्डर्स को भी सबक सिखाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब यहाँ पर ये सारा नजारा देखकर जो इनका लीडर था वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। किंग ईएन के मूवमेंट्स होते हैं वो देखकर ये समझ आता है कि ये अब पहले जैसा नहीं रहा। इसी दौरान यहाँ पर एक एल्डर खुद की बॉडी को बहुत बड़ा कर लेता है और वो किंग ईएन पर लात घुसे मारने लगता है और उसे अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके उसके अंदर बिजली दौड़ा देता है जिससे इस एल्डर जिसने की अपनी बॉडी को फुला लिया था इसकी हवा निकल जाती है। और ये नजारा देखकर इनका जो लीडर था वो कहने लगता है कि वाकई में इसकी न सिर्फ कल्टीवेशन बूस्ट हुई है बल्कि इसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी बहुत ही ज्यादा कमाल तक हो चुकी है। ये परफेक्शन के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे जो एल्डर्स थे जो कि यहाँ पर इसके हाथों पिट चुके थे, अब ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम सभी लोग मिलकर इस पे अटैक करें और फिर सभी लोग अपनी पूरी पावर्स को एक जगह पे गैदर करना शुरू कर देते हैं और फिर सभी लोग मिलकर दे दनादन ताबड़तोड़ अटैक किंग ईएन पे कर देते हैं, जिनसे डॉज करते हुए किंग ईएन सीधा एक एल्डर से भिड़ जाता है और जैसे ही दोनों के पावर्स आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे किंग ईएन दूर छिटक जाता है। पर तभी वो अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए इनके हर एक अटैक से डॉज करते हुए हवा में और तेजी से जंप करता है और कहता है कि अब तुम सबका खेल खत्म। और फिर वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को समन करता है जो कि उड़ते हुए सीधा उसके हाथ में आ जाती है और फिर वो एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है जिस वजह से ये सभी लोग वहीं पे ढेर हो जाते हैं और वो इनके सामने बैठकर मजे से ड्रिंक करते हुए कहता है कि तुम सभी लोग ने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बार में यूज किया ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन बूस्ट हो जाए और ये मेथड बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा है, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ ही इसे डिजर्व करते हो। पर खैर मैंने इस चीज को अब डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम लोग किसी काम के नहीं। जो सुनकर यहाँ पे जो इनका लीडर होता है वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की। जिसपे किंग ईएन कहता है कि अरे वाह, जरा गला तो देखो, काम तो आपके ऐसे ऐसे हैं कि मन करता है कि आप लोगों को धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। जब से आप लोग पावर में आए हैं तब से आप लोगों ने यून फैमिली को सिर्फ कमजोर करने का काम किया है। जितने भी टैलेंटेड डिसाइपल्स है वो सब आपकी वजह से हमारी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ में मौजूद उस नोटबुक को उसकी तरफ फेंक के मारता है जिससे उसकी जो बैक बोन होती है वो टूट जाती है और बंदा यहाँ पर ढेर हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि दूसरा एल्डर उस नोटबुक को उठाते हुए कहता है कि किंग ईएन तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? हाँ, अगर मैंने यहाँ पर एक इशारा किया ना तो बाहर मौजूद जितने भी अलाइड डिसाइपल है ना वो यहाँ पर तूफान ला देंगे। पर तभी यहाँ पे अलाइड डिसाइपल्स की जो बॉडीज होती है ये खिड़की तोड़ एंट्री मारती है और सबकी बॉडीज जमीन पे एक के बाद एक गिरती है, जिसे देखकर ये एल्डर भी डर जाता है। और तभी अंकल मैंग अंदर आते हैं और हम समझ जाते हैं कि आखिर ये सारा काम किसका किया धरा है। यहाँ पे इतने सारे डिसाइपल्स की बॉडीज को जमीन पे पड़ा हुआ देखकर वो एल्डर भी डर जाता है। पर तभी अंकल मैंग कहता है कि यंग मास्टर, आपके दिए गए उस पिल की वजह से मैंने दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लिया और बाहर जो 100 से ज्यादा एलाइड डिसाइपल्स थे ना, इन लोगों ने मेरी प्रैक्टिस करने में बहुत मदद की और मैंने इन सभी को ठिकाने लगा दिया। जो देखकर तो यहाँ 4 के 4 एल्डर्स बुरी तरीके से कांप उठते हैं और अंकल मैंग उन्हें देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो एल्डर्स है इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है ना, तभी वो लोग ऐसी सिचुएशन में। जिस पे किंग ईएन कहता है कि हाँ, आपने सही कहा और मुझे लगता है कि ये लोग बस यहाँ से निकलने ही वाले हैं। अब यहाँ पर ये मैसेज पाते ही सारे एल्डर्स उस अधमरे एल्डर को भी लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो किंग ईएन है वो एक मिस्टीरियस वैली में पहुंच जाता है जो कि एक आयरन माइन होती है और ये एक फ्लावर फील्ड के पास मौजूद थी। और यहाँ पर आते साथ ही किंग ईएन कहने लगता है कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिर लिन फैमिली इस जगह पे इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। और तभी वो फील करता है कि यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हुआ करती थी, लेकिन अब ये जगह पहले जैसी फील नहीं हो रही। तभी इस पर बहुत से अटैक्स हो जाते हैं और तभी ये फील करता है कि यहाँ पर एक प्रीमोडाइल बीस्ट मौजूद है और जो कि उस पर हुआ नाम की एक फ्रूट के सीड से अटैक कर रहा था जो कि हर 3000 साल में एक बार पकता है और ऐसा एंशिएंट ट्री बस यून क्लैन में एक ही मौजूद है। अब यहाँ पर वो समझ आता है कि ये वही बीस्ट है जिसने कि यहाँ इस मॉर्टल वर्ल्ड में आने से पहले उस पे अटैक किया था। और फिर वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पे नहीं आना चाहते थे, लेकिन तुम गलती से यहाँ पे आ गए हो, तो अब जबकि आ चुके हो तो मेरे सामने आने में इतना झिझक क्यों रहे हो। पर हम देखते हैं कि ये बीस्ट उसके सामने नहीं आता और वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो अंडरग्राउंड माइन है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हुआ करती है, वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी तुमने
ने ड्रेन कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बीस्ट उस पर बहुत से जो आइस क्रिस्टल है उससे अटैक करता है, लेकिन किंग यन फिर भी नहीं डरता और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए उस पर बहुत से अटैक करता है। जैसे ही वो एक पावरफुल लाइट अटैक उस पर करता है तो यहाँ पर उसकी जो फॉग से बनी हुई बॉडी थी वो भी शैटर्ड होने लगती है, लेकिन फिर वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके खुद को हील करने लगता है, जिस वजह से किंग यन भी कमजोर पड़ने लगता है और वो यहाँ से अब भागने को देखता है। पर तभी वो फील करता है कि ये जो फॉग है ये बहुत हद तक एक्सपेंड हो चुका है और अब अगर इससे ज्यादा ये एक्सपेंड होगा तो इससे इतना बड़ा यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा कि पूरी तियानयू सिटी ही इससे राख में बदल जाएगी। और अब वो सोच लेता है कि उसे हर हाल में इसे रोकना होगा, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी 4 एल्डर से फाइट करते दौरान बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो चुकी है और अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो अपनी 10,000 ज़ेनतियन की पावर्स को भी अनलीश नहीं कर सकता। और तभी वो यहाँ पर ब्लड ब्रेकिंग स्लैश अटैक का यूज करता है, जिसमें वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है और बहुत ही कड़ाकेदार लाइटनिंग सीधा वो उन ब्लैक फॉग के ऊपर दौड़ा देता है, जिस वजह से अब ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस वक्त फोर्सफुली ज़ेनतियन को एक्टिवेट कर पाएगा, जिस वजह से उसकी हालत तो खराब हो जाती है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर फ्यूचर में उसे इस सेल्फ डैमेजिंग मूव को यूज करने से पहले बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। उसके बाद किंग यन उस बीस्ट के पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही फॉग हटता है तो वो देखता है कि ये बीस्ट श्रिंक होकर एक क्यूट से कैट में बदल जाता है, जो देखकर वो कहने लगता है कि आखिर तुम श्रिंक कैसे हो गए, पर जो भी हो तुम दिखने में काफी क्यूट लग रहे हो। जिस पे वो बीस्ट यहाँ पे रोते हुए कहने लगता है कि हाय रे मेरी किस्मत, न जाने मैं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा, मेरे अब तक के 8 जिंदगी में ये मेरा सबसे बुरा बैड लक है। अब यहाँ पर इसे देखकर किंग यन समझ जाता है कि आखिर क्यों लिन फैमिली इस जगह के पीछे पड़ी हुई है। और हम देखते हैं कि ये जो क्यूट सा बीस्ट था ये यहाँ पे रोते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है, मैं यहाँ पे फंस के रह गया हूँ और अब मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यहाँ पे डिवोर नहीं कर सकता, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाऊंगा और तुम्हारी पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने क्यूट से हाथ जमीन पे पटकने लगता है, जो देखकर किंग यन उसे उठा लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आज से तुम्हें मेरा स्पिरिचुअल पेट बनाऊंगा। और ये कहते साथ ही जैसे ही वो उसके फोरहेड को टच करता है और थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे इसके फोरहेड के जरिए से उसकी बॉडी में एंटर करता है तो यहाँ पर उसे एक झटका लगता है, जिस वजह से दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और किंग यन कहने लगता है कि अच्छा अब मैं समझ गया, तुम असल में एक chaotic प्रीमोर्टाइल बीस्ट हो जिसकी ब्लड लाइन ड्रैगन क्लैन से भी ज्यादा पुरानी है। जो सुनकर यहाँ पर ये जो बीस्ट था ये भाव खाने लगता है, कहने लगता है कि हाँ तुम्हें उम्मीद नहीं होगी ना कि तुम मुझे अपना पेट नहीं बना सकते, अब चलो मेरे सामने झुक जाओ और माफी मांगो। पर किंग यन अपने इमॉर्टल एम्परर के प्रिविलेज का यूज करते हुए उसे एम्परर का सर्वेंट बना देता है, जो देखकर इसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे अपना एम्परर सर्वेंट बना लेता है और उसकी जो रिचुअल कोर होती है उसे अपने पास रख लेता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम किलिन होगा। और तभी हम देखते हैं कि ये जो किलिन था ये अचानक से जाकर किंग यन के पास जाके लिपट जाता है, जो देखकर किंग यन कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, जिस पर वो उसके कंधे पे चढ़ जाता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये प्योरिफिकेशन इतना ज्यादा अच्छा होगा कि मुझे इतना बेटर फील होगा। अगर मुझे पहले पता होता कि प्योरिफिकेशन के बाद मुझे ऐसा फील होगा तो मैं खुद तुमसे रिक्वेस्ट करता और तुम्हें फोर्सफुली कहता कि मुझे अपना सर्वेंट बना लो। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अंकल फेंग वो सारे मटेरियल्स ले आता है जो कि किंग यन ने यहाँ पे मंगाए थे और जिसमें से कि बहुत से रेयर चीजें भी होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस किलिन की तरफ एक स्टोन को थ्रो करता है जिससे कि वो नींद में ही खा जाता है और फिर किंग यन उससे कहने लगता है कि जल्द से जल्द प्रैक्टिस करो और अपने chaotic हेवनली फ्लेम्स को क्रिएट करो। इसी के साथ जब अंकल मैंग बाहर आते हैं तो वो यहाँ पर किंग यन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंकल को देते हैं और उन्हें ये भी बताता है कि हमारे जो यंग मास्टर है वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि वो कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। जो सुनकर यहाँ पे किंग यन का अंकल कहता है कि हाँ इसी वजह से तो यहाँ पर ये चूहे भी आ चुके हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग आकर इन पे अपने वेपन्स को तान देते हैं। जो देखकर यहाँ पर किंग यन का अंकल कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर हम कितनी जल्दी इनका सफाया कर सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे भूचाल ले आते हैं और हम देखते हैं कि पलक झपकते ही यहाँ पर इन लोगों ने कमाल के फाइटिंग के साथ सभी को ढेर कर दिया था। और फिर किंग यन का अंकल कहने लगता है कि कभी कभी ऐसे शो ऑफ करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग यन यहाँ पर किलिन के साथ मिलकर उसके फ्लेम के जरिए से यहाँ पर एक शिंगहॉर्न फ्लैग होता है जिसे वो रिफाइन करता है और दोनों इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। पर यहाँ पर बेचारा किलिन पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है, पर तभी यहाँ पर वो उससे जेड स्क्रोल को भी बाहर निकालता है और किंग यन अपने मन में कहता है कि इस फ्लैग को रिफाइन करना तो पहला बेस था, अब मेरा दूसरा टारगेट है स्कॉइलिंग ड्रैगन स्कोल को इसके साथ एक्टिवेट करना। और हम देखते हैं कि वो इस काम में लग जाता है और बाहर उसके ये दोनों अंकल बैठ के तभी इनके पीछे उस मेंशन से एक पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकलती है जो कि ऊपर एक फॉर्मेशन का रूप लेती है, जिसे देखकर दोनों हैरान थे। और यहाँ पे किंग यन का अंकल कहने लगता है कि आखिर ये क्या
क्या चीज है, मैंने आज से पहले ऐसा फॉर्मेशन तो कभी नहीं देखा, ऐसा फॉर्मेशन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अब यहाँ पर जो अंकल मैंग होते हैं वो कहने लगते हैं कि हाँ, हमारे यंग मास्टर न सिर्फ एल्केमी में स्किल्ड है बल्कि उन्हें तो फॉर्मेशन भी फॉर्म करना बहुत ही अच्छे से आता है, और तियानियो सिटी में जो लोग फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हैं ऐसे प्रैक्टिशनर्स बहुत ही कम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये फॉर्मेशन आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और उन्हें अब्सॉर्ब कर रहा था, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। और किंग यान का अंकल समझ जाता है कि वो इस स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए से अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करने वाला है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम ली वाई हू को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि किंग यान, कल रात ही मैंने ब्रेक थ्रू किया है और मेरे पास तो अब ये लो रैंक का डुअल स्टेट स्वॉर्ड भी मौजूद है। इसी के साथ वो इस स्वॉर्ड को जैसे ही पानी में मारता है तो यहाँ पर पूरा का पूरा झरना ही फ्रीज हो जाता है और फिर वो छाती चौड़ी करके कहता है कि मेरी ये ताकत इनफ होगी तुम्हें कल मसलने के लिए। पर तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि किंग यान ने अपने पैरों तले इसके मुंह को रोंद दिया था और वो कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम युन नांग से थोड़े बेहतर होगे, लेकिन ये क्या, तुम तो बिल्कुल उसकी तरह लूजर निकले। यहाँ पर ये नजारा देखकर जो 4 एल्डर्स होते हैं ये भी फुसफुसाने लगते हैं और जिसकी रीढ़ की हड्डी यहाँ पे किंग यान ने ऑलमोस्ट तोड़ दी थी, वो बेचारा डरते हुए कहता है कि जरा बताना आखिर इसने अभी कौन सा मूव यूज किया। जिसपे यहाँ पे ये मोटा सा एल्डर कहता है कि मुझे नहीं पता, बस इतना दिख रहा है कि ये पहले से ज्यादा तेज हो चुका है, मुझे तो लगता है कि उसने 10 मूव्स के अंदर ही इसको निपटा दिया होगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कितने स्पीड के साथ किंग यान ने यहाँ पर ली वाई हो को धूल चटा दिया था और जिसके बाद वो पैरों से इसके सिर को कुचलते हुए कहता है कि बताओ आखिर तुम उस दिन क्या कह रहे थे। इसी के साथ वो उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है और ये नजारा देखकर वो एल्डर्स कहने लगते हैं कि शुक्र है कि उस दिन इसने हमारी जान बख्श दी। जिसके बाद किंग यान उससे कहता है कि ब्रदर शुआन से तुम माफी मांगो, जिसपे वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार गया। हाँ, इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी आईज रेड हो जाती है, उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो देखकर किंग यान दूर हट जाता है और कहने लगता है कि अच्छा, तुमने पहले ही गेस कर लिया था कि तुम मुझसे हार जाओगे, इसी वजह से तुमने एक लो रैंक के ब्लड एक्सक्लूसिव पिल को कंज्यूम किया और मुझे भी इस बात का अंदाजा था, इसी वजह से तो इस पिल को एक्टिवेट करने के लिए मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमसे इतनी देर तक बात की। जो सुनकर लिंग बाई हू भी हंसने लगता है और कहने लगता है कि अब तो तू गया। सो होमीज, हमारी सीरीज का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। आई होप कि तुम लोग को सीरीज पसंद आ रही होगी, अगर हाँ तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।